अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। थैंक यू। आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं जो एक मशहूर गायक हैं और संगीतकार भी हैं, जो विचारक हैं और गीतकार भी हैं। प्लीज वेलकम पद्मश्री से सम्मानित कैलाश खेर। अहो भाग्य, अहो भाग्य। आइए। और आपकी अदालत में आज हमारे जज एक ऐसे महान कलाकार हैं जिनकी उपस्थिति से हम सबका मान बढ़ेगा। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में जिनका बहुत बड़ा नाम है, प्लीज वेलकम पंडित साजन मिश्रा। आपकी कार्रवाई शुरू की जाए। आपकी अदालत में पहला इल्जाम कैलाश खेर पर। आपकी अदालत में सिंगर कंपोजर कैलाश खेर पर आरोप है कि ये बहुत जिद्दी हैं। कैलाश जी, सुना है कि बचपन से बड़े जिद्दी थे। पिताजी कर्मकांडी पंडित थे, पुरोहित थे, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी। वो चाहते थे आप पुरोहित बन जाएं। आपने कहा मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। जब भी मैं ख्वाबों में होता हूं, सबको है लगता मैं सोता हूं। होता हूं सबसे जो मैं जुदा, उसकी पनाहों में होता हूं। और दुनिया में जो भी अलग है, दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है। रजत जी, इस दुनिया में जो भी हुएवर इज डिफरेंट, इस पृथ्वी पर वो सबको गलत लगता है। सबसे पहले लोग अपना जजमेंट पास कर देते हैं, अपनी टिप्पणी देते हैं। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है। और शिद्दत से आगे है जिद मेरी, और वो भी मुद्दत तलक है। मैं एक जिंदगी तो सभी जीते हैं, मैं एक जिद जीता हूं, मैं एक जुनून जीता हूं, और वही पागलपन शायद मुझे कैलाश खेर बना बैठा। कुल 18 साल का करियर है रजत जी। 18 साल में तो लोग जमीन तलाशते हैं और इतने में ही बिजी रहते हैं। शाम के वक्त थोड़ा, दिन में सब काम हो गया, शो खत्म होने के बाद लोग बिजी हो जाते हैं बाकी चीजों में। हमको पता भी नहीं, क्योंकि जब आप अंदर से बेकल हों तो आपको नींद भी नहीं आती ठीक से। और परमात्मा खुद हंसते हैं फिर कि एक जन्म में तूने सो लिया, एक जन्म में बाकी सब कर लिया, तो इस जन्म में तू एक जुनून लेकर जन्मा है। तो हर पल एक वो जुनून ही है जिसकी वजह से कुल 18 साल में 2000 गाने, 21 भाषाएं। और ये मतलब हमको खुद भी समझ नहीं आता रजत जी, ये इतनी स्पीड पे कैसे हो रहा है। बस हमको भी ये समझ नहीं आता कि बेकल हैं, पागल हैं, कि घर छोड़ के भाग गए म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए। वही तो, बचपन से ही थोड़ी बेबाकी थी, थोड़े तेवर अलग थे, और कुछ बातें ऐसी थी जो संसार जैसा है वैसा ना होना इस दुनिया में अखरता है लोगों को। और मैं थोड़ा सा मुंहफट था छोटे में भी। इस पृथ्वी पर लोग कैसे झूठ बोलना सिखाते हैं परिवारों में। और रजत जी, मैं इस बात को देख रहा था, और वो जो अवलोकित करता हुआ छोटा बालक है कि बोलता कुछ और है संसार और होता कुछ और है। जैसे मान लीजिए आप प्रारंभ कर रहे हैं अपना दिन, प्रार्थनाएं चल रही हैं, पूजा पाठ चल रहा है, और उसके बीच में फ़ोन आ गया, तो बालक को कह रहे हैं बेटा बोल दो पापा ट्रैवल कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, आउट ऑफ कंट्री।
तो जो बालक है वो मान लीजिए ये बात दिमाग में रख रहा है, यार घर वाले सिखाते तो हमको है झूठ नहीं बोलना, यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं। अच्छा, झूठ बोलने का उन्होंने कारण नहीं बताया। हो सकता है उनसे कोई बड़ा प्यारा सा कारण हो, कर्जा मांगने वाले का हो, तो कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन उस बालक के मन में अब द्वंद्व छोड़ दिया आपने, तो ऐसे वाले द्वंद्व को मैं रेखांकित कर देता था। मेरा यही कसूर था। एक बार ऐसी बातें मुंहफट कर दी मैंने, तो जिद तो थी ही, फिर थोड़ी धुनाई हुई मेरी, और धुनाई हुई तो मैं घर छोड़ दिया। फिर घर छोड़ के बस यही जिद लेकर चला था कि मैं जैसा दुनिया है मुझे ऐसा नहीं बनना। इसलिए मैं जब कुछ, लेकिन जब गए तो बने क्या? दर्जी बने, ट्रक ड्राइवर बने, प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट के असिस्टेंट बने। साहब जी, तो न माया मिली न राम। हमको ऐसा लगता है जैसे तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हीं में से निकला हूं, और अचानक मेरे दाता ने बस ऐसे थोड़ा धो दिया मुझे ठीक से, जैसे डार्क रूम में नेगेटिव धोते थे और क्लियर पिक्चर आ जाती थी। ये तो सही है कि मुसीबतों से गुजरना पड़ा, कभी झुग्गी में रहना पड़ा, कभी सड़कों पर कपड़े धोने पड़े, कभी खाने को नहीं था, और फिर आप एक्सपोर्टर बनना चाहते थे। साहब मैं बना भी एक्सपोर्टर। हैम्बर्ग एक शहर है जर्मनी में, हैम्बर्ग में भेजता था। और यहाँ पे जो मदर टेरेसा साड़ी है, वुडन हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के होते हैं, तो वो सब हम हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, थोड़े आर्टिफैक्ट्स होते हैं, टेबल लैंप्स होते हैं, वो वॉल हैंगिंग्स होते हैं, वो तो ये सब हम राजस्थान, जोधपुर, जयपुर और हमारे यहाँ भी लाल किला और सुंदरनगर, इन जगहों में इसके डीलर थे, इनसे हम कलेक्ट करते थे और भिजवाता था। तो मेरा बड़ा सही चल गया जुगाड़बाजी। अब हुआ क्या साहब, वो फिर एक हमारा शिपमेंट लास्ट में जब हमने ये एडवांस दे के, और हम थोड़ा मन सोचने लगे कि अब बिल्कुल सेट चल रही है गाड़ी, अब मैं बन गया हूँ कामयाब, और अब मैंने एडवांस भी दे दिया नोएडा में अट्टा पीर के पास। मुझे याद है वो जगह का नाम लोगों ने लिया था तब। लेकिन कहते हैं कि कश्तियाँ लाख नज़दीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा। तूने मखमूर नज़रों से देखा तो है, क्या करोगे अगर दिल मचल जाएगा। तो वो हुआ, जो भी जिस कार्य में विफल होता है वो उस कार्य को ही खोल लेता है। जैसे जिसका अपना घर ना हो वो प्रॉपर्टी डीलर बनता है, जो कभी आईएएस ना बने वो आईएएस बनाने का एक इंस्टीट्यूट खोल लेता है। अच्छा, दिल्ली में ये विशेष इसके ऊपर छूट भी है, दिल्ली को भगवान ने और वरदान दिया है, इसको मैं जुगाड़ नगर कहता हूं दिल्ली को। तो यहाँ बहुत जुगाड़। तो मैंने जब जिस आयु में घर छोड़ा, उस आयु में पता भी नहीं था कि घर छोड़ने के बाद चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं। तो ऐसा वाला काम हुआ कि छोड़ा था जुनून में घर, लेकिन वहाँ पर नून तेल लकड़ी नहीं अटका दिया कि पहले सरवाइव होके दिखा, पहले जिंदा रह के दिखा। तो कई बार तो साहब मैंने इतने ऑड जॉब्स किए हैं कि कई बार तो मैं साल तक मेरे भोजन का भी कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ऑड टाइमिंग्स पे मैं जॉब करता था। अच्छा, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती उनका फिर कोई ना टाइमिंग होता, ना कोई उनका शेड्यूल्ड होता, और उन पर सब लोग रोब झाड़ते हुए ही काम लेते हैं। तो वैसे से ट्रेनिंग हमारी अलग तरीके से हुई साहब। लेकिन ये सच है कि जब हर चीज़ में फेल हो गए तो फिर आपको लगा नहीं, इससे तो पुरोहित बनना ठीक है, और कर्मकांड सीखने के लिए चले गए ऋषिकेश। जी, जब मैं पक चुका था सारी चीज़ों से और अक चुका था, तब मुझे पिताजी की बात याद आई कि पिताजी आप सही कहते थे शायद। और एक महात्मा जी पिताजी के मित्र ही मिले सफदरजंग एन्क्लेव में, आश्रम अभी भी है उनका। तो वो उन्होंने बताया कि चलो तुम मेरे साथ चलो परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में, और वहीं सीखना।
स्वामी परिपूर्णानंद जी थे। तो ये कर्मकांड सीखना 6 साल में तुम पुरोहित हो जाओगे, तुमको कहीं मैं भेज दूंगा, चाहे मॉरिशस या कहीं 1-2 जगह का नाम लिया, सिंगापुर या मॉरिशस। तो मुझे अचानक लगा हर चीज़ में तो विफल हुआ ही हूँ, अब क्या पता कर्मकांड सीख के पंडित बन के, क्या पता विदेश में जाके पंडित बनेंगे, तो इसमें पिताजी जैसे 100-150 रुपया नहीं कमाएंगे, दिन के कुछ अच्छी इनकम होगी, तो चलो कोई नहीं, लौट के बुद्धू घर को आ गए। तो वैसा हुआ साहब। लेकिन फिर क्या है कि कर्णहार करतार जो भी हैं, चले खूब तुरप की चाल लगा के रंगों का ताता, रचना के रचनाकार का खेला समझ नहीं आता। कुछ ऐसे खेल रचते हैं कि वहाँ भी ऋषिकेश में भी जब हम कर्मकांड सीख रहे थे, तो उस वक्त हमारे जो साथी थे, हमारे क्लासमेट्स कहें जिनको, वो हमसे 7-7, 8-8, 9-9 साल छोटे। अब हम 21 टाइप के हो गए हैं। 12-13 की आयु से निकले, धक्के खाए ये यहाँ वहाँ, अब हम 21 के होके पंडित बनने गए हैं। अच्छा, हमारे जो साथी हैं वो 13-14 साल वाले हैं। तो थोड़ा वहाँ कॉम्प्लेक्स मन में आया, यार अब मैं ये कर रहा हूँ, भगवान मैं क्या, हर जगह मैं विफल होता हूँ, दाता अब मेरी यहाँ परीक्षा लेने भेज दिया आपने। तो उसी वक्त सब सारी चुनौतियाँ जब इकट्ठी हुई थी, तभी हमने अपने आप को समाप्त करने का भी निर्णय लिया था साहब। क्योंकि ठीक से बताइए ना कि गंगा में डूब गए थे आत्महत्या करने के लिए। हाँ, पूरा हमने डूब गए थे, और कुदरतन बात है कि हम अब जिंदा हैं, आपके समक्ष हैं, और किस रूप में हैं ये भी आप बड़ों का आशीर्वाद है। ये हुआ साहब। एक बात और मन में कुमला रहा था जो जिससे मन, वो ये थी कि परमात्मा, मैं ऐसे समय में ऐसी जगह पे जन्मा हूँ जहाँ बहुत ही असंवेदनशील लोग रहते हैं, और उसके बाद भी आपको बन के रहना है, हो के नहीं, इन सब के साथ बन के दिखना है। जैसे आप सब मिलेंगे किसी से भी, तो पहला प्रश्न सब मनुष्य करते हैं मशीन की तरह, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, सब ठीक है कुछ लेनी देनी नहीं है। अच्छा, जो बेचारा सामने वाला है, भले वो अपने में हो, लेकिन अचानक उसको अब उस मशीन की तरह ही होना पड़ेगा, जी मैं बहुत अच्छा हूं, जबकि पता लगा सुबह से फ्रेश भी नहीं हुआ। कई बार ऐसी समस्या होती है, लेकिन उसको भी वो बनना पड़ेगा जो बना रहा है। अच्छा, यही कोई बना रहा है, कोई बन रहा है, कोई है नहीं। नहर बनती है, नदी होती है, हम सब नदी होते हैं, हम सब समुद्र होते हैं, हम सब पर्वत होते हैं, हम सब नैसर्गिक होते हैं, परंतु हमारा अभ्यास जो होता है वो 90% नकली बन के निकल लेते हैं हम। ये है सच्चाई। तो इस ऐसी कौतूहल से, ऐसे बहुत ही किंकर्तव्य विमूढ़ मन से मेरे मन में एक दिन आया कि क्यों ना मैं जीवन की लीला ही समाप्त कर दूं। मेरे दाता, शायद मैं गलत जगह पैदा हुआ हूं, गलत समय पे पैदा हुआ हूं। तो कूदे, और पीछे से कोई हमारे ही छात्रावास का सीनियर कूदा और मुझे निकाल के, थोड़ा मैं बदहवास था, पूछने लगे कि तुझे तो तैरना नहीं आता, तो फिर तू क्यों कूदा, तू मरने गया था क्या? मेरे मुख से निकला, हाँ मरने गया। एक दिया मुझे रसीद तगड़ा। तो मैं पूरा 24 घंटे तक रजत जी रूम से बाहर नहीं निकला, ये सोच के कि मेरे दाता मैं यहाँ भी विफल हुआ। मैं जो भी कृत्य करता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं विफल होता हूँ। आई एम ए प्रोडिजी ऑफ फेलियर्स। मैं शायद विफलताओं की ही उत्पत्ति हूँ मेरे दाता। तो मेरे जीने का समझ नहीं आ रहा, मैं क्यों हूँ, मुझे आपने क्यों जन्माया है। तब तक ये प्रश्न चलते थे मन में। आज लेकिन उसके इतने उत्तर दिए हैं मेरे दाता ने, इतने कि मैं तो कहूँगा कि मूल तो छोटा होता है, ब्याज ही इतना कर दिया कि मूल याद ही नहीं आ रहा। आपके एक चाहने वाले ने मुझे कहा कि इनको गंगा का पानी डूबने के लिए कम पड़ गया था, तो ये मुंबई चले गए समुद्र में डूबने के लिए। बिल्कुल रजत जी, जब लोग जाते हैं मुंबई फिल्मी गायक बनने या फिल्मों की दुनिया में प्रवेश पाने, मुझे परमात्मा ने जब भेजा तो मैं अपने यही बिलल टाइप के गाने, जिसके शब्द भी थोड़े अलग होते हैं और विचार भी थोड़ा अलग होते हैं, रोमांस वाले गानों का भी थोड़ा अलग
स्वभाव होता है। मैं वो गाने की एल्बम बनाने गया था, लेकिन शुरू में उसमें भी मैं एक जिद लेकर गया और वहाँ समुद्र पर जाके बैठता था, समुद्र किनारे जुहू पर, और बस यही बोलता था, समुद्र बाबा माँ ने तो नहीं सुलाया गोद में, बस अब आप तैयार रहो, बस मैं तो अब प्राण लीला यहीं समाप्त करूँगा आपके चरणों में। ये चलती थी मेरी बात वहाँ, और कुछ नहीं। हवाएं चल रही हैं, हवाओं से का जो स्पर्श होता था वो मैं देख के ऐसे मंद मंद मुस्काता था कि अच्छा आपको भी मस्ती सूझ रही है, आप भी छू रहे हैं, जबकि कुछ है नहीं पल्ले में, फिर भी आप कर रही। हवाओं को भी मैं ऐसे गिलगिला के, पगला के, ऐसा लगता था जैसे हम कोई पगले हैं, खुद से बात कर रहे हैं। तो ऐसी जो पागलपन, ऐसे जो उन्मत्तता, ये इस दुनिया में कुछ खपती लोगों के पास होती है, कुछ उन्मत्त लोगों के पास होती है, कुछ जो जुनूनी होते हैं, जो दीवानापन जिनमें होता है, ये वो होती है। और शायद वही बात प्रकृति को शायद मंजूर हुई और उन्होंने सुन ली कि हाय राम, ये तो बहुत जिद्दी है, पागल। सारी दुनिया किसी बात के पीछे पड़ी हुई है, पैसा के पीछे पड़ी है, पावर के पीछे पड़ी है, पर कभी सोचा है कि ये पैसा किसके पीछे पड़ा होगा, ये पावर किसके पीछे पड़ी होगी? रजत जी, आपका बालक सामने खड़ा, ऐसा जैसे बालक को दौड़ा दौड़ा के माता पिता कैसे खिलाते हैं, ले बेटा लास्ट निवाला खा ले, देख गणेश जी ने भी खा लिया ना, भगवान कृष्ण ने भी खा लिया ना, लालच दे दे के खिलाते हैं। मेरे दाता हमको अब ऐसा कर रहे हैं साहब। मतलब पिताजी माँ आखिर दिनों में ये कह के गए थे, आशीर्वाद दे के गए थे कि बेटे जिस ढंग से तू जीता है, जिस तरह से तेरे भीतर परोपकार की भावना, एक सद्भावना है जीने की, तू रख रख के भूलेगा। अब मैं रख रख के भूलता हूँ, सच्ची बात है। अच्छा सही में जैसे आप बोल रहे हैं ना, इधर दे दिए, अब हमको इधर देने की भी फुर्सत नहीं है। परमात्मा ऐसा करते हैं कि कभी कभी तो हैरान होता हूँ कि सोच रहा हूँ, अच्छा हमको घर भी ऐसे दिलाए मेरे दाता ने कि आज तक साहब उसमें लॉक नहीं लगे, लॉक का पता ही नहीं। कुदरत की बात देखिए आप। तो ईश्वर का कभी कभी चमत्कार ऐसा भी होता है, मंदिर में कभी ताले नहीं लगते, इसीलिए ऐसा घर दिलाया कि वहां कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ताला भी है। तो ईश्वर का, लेकिन ये ईश्वर ने कहीं से शुरुआत तो की होगी, पहले 2-4-10 हज़ार रुपए देने की। साहब पहला तो हमको जिंगल गवाया था और तो भजन गाने गए थे, जिंगल गाने लगे। हाँ, मैं एक्चुअली कैलासा गाने गया था और हमसे लोग पूछते थे क्या गाते हो, शास्त्रीय गाते हो? इनका नहीं जी। फिल्मी गाते हो? नहीं जी। और गज़ल गाते हो? नहीं जी। और भजन गाते हो? नहीं जी। तो क्या गाते हो? गुस्सा करते थे लोग। तो मैं मन ही मन सोचता था कि जब कभी ये स्वीकृत हो जाएगा जनमानस को, तो मेरे दाता स्वयं तय कर लेंगे ये क्या है जो हम गाते हैं। बाद में जब आप लोगों के हृदय तक ऐसी गायकी पहुंची तो उसका नाम हम लोगों ने तय किया था कैलासा। कैलासा होता है शिव का आसन, मेरे भगवान शिव जहाँ विराजते हैं। कैलाश तो है पर्वत, लेकिन मेरे दाता का जो ठिया होता है जहाँ वो बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलासा। दुनिया का सबसे ज़्यादा डिवाइन स्थान, दैट इज कॉल्ड कैलासा। अब जो हम गाते हैं वो कैलासा है। तो अब हम कैलासा गाने गए थे, इसमें भी अपनी एक जुनून और अपना पागलपन लिए बैठे थे कि जिंगल का हमको एक दिन आमंत्रण आ गया। रजत जी, उन्होंने बोला कैलाश खेर। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। और उस वक़्त नया नया फ़ोन हमने लिया था, मोटरोला का, वो 4-5 किलो का एक फ़ोन था। तो हाँ, उससे बहुत मोटे फ़ोन आते थे। मोटा था, लंबा भी था सर, अगर सर पे मार दें तो पता लगा बेहोश भी कर सकते हैं, वैसा टाइप का था। और उस वक़्त मिस कॉल देनी होती थी। फ़ोन था बड़ा, लेकिन उसमें भी मिस कॉल, और वो भी बहुत चालू होकर, चतुर होकर, क्योंकि हम दिल्ली के हैं तो चतुराई हमने बहुत सीखी हुई थी कि यार एक ही मिस कॉल देनी है, कहीं उठा ना ले तो 21 रुपये उसमें ठुक जाएंगे। तो ये सब चल रहा था। अब वहाँ पर एक कॉल आई और अचानक डरते डरते हमने उठाया, यार 21 रुपये न लग जाएं, कहीं फ्री के फ़ोन ना हो।
कहीं ऐसे फालतू के, क्योंकि दिल्ली से फालतू के कॉल बहुत आते थे। हाँ क्या हुआ कुछ, कहीं ब्रेक मिला ऐसे कॉल बहुत आते थे, एक दो जो आते थे। तो उस वक्त अचानक कॉल आई कि जिंगल्स के लिए आपको कॉल है और महालक्ष्मी में आपको आना है, फेमस स्टूडियो, जिंगल गवाना है। तो मैंने बोला हाँ गा लेंगे हम जिंगल, तो मुझे एड्रेस बता दीजिए और कहाँ आना है क्या है ये पूछा। उसके बाद दिमाग में जल्दी में मैंने दिल्ली पना तो दिखा दिया, लेकिन सर बाद में समझ आया ये पूछ तो लूँ जिंगल होता क्या है। तो मैंने पूछा वैसे ये बताएंगे आप जिंगल होता क्या है, कि ये जो एडवर्टाइज कमर्शियल्स आते हैं टीवी में रेडियो में, इसके लिए जो गाने होते हैं इनका जी तो वो काफ़ी बड़ा गाना है या काफ़ी तैयारी के साथ आना है कि नहीं, इट्स 40 सेकेंडर। 40 सेकेंडर तो पहली बारी में मैं एकदम का ऊँट के मुंह में जीरा के लिए बुला रहे हैं यार। तो गए साहब, पहला जिंगल था नक्षत्र डायमंड का। तो हमको बुलाया और अचानक बिना कुछ सिखाए, मुंबई के लोगों की एक विशेषता होती है रजत जी, वो बहुत ही सीरियस होते हैं तब तक जब तक आपका कुछ परिचय उनको क्रिएटिवली ना मिले। तो सब लोग ऐसे बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि ही इज़ द सिंगर, ओके या गो इनसाइड। तो डबिंग रूम में भेज दिया और एक फिल्म चल रही है और अचानक बोला कि या सिंग। तो मैं अचानक पहले से ही थोड़ा सा मतलब नर्वस टाइप की तो बीमारी हम थी नहीं कि इतने धक्के खा लिए थे कि पता ही नहीं नर्वस होता क्या है, लेकिन ये कुछ अलग टाइप की चीज़ थी। तो ये नर्वस के ऊपर की कोई स्थिति बनी कि अब क्या होगा यार, कुछ सिखाया नहीं, कुछ बताया नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं दी। तो अचानक मैंने भगवान का नाम लिया और सीधा शुरू हो तनादुम तनुम तनाना तना देरे ना तनादुम तनुम तनाना तना देरे ना तनादुम तनानुम तनानुम तना देरे ना नदुम तनानुम। मैंने ये किया तो उन्होंने अचानक अंदर से कंट्रोल रूम से बोला या कम आउट। तो मुझे लगा सर बात बनी नहीं है, कुछ अनाड़ीपन का काम हुआ है। तो दरवाज़ा खुलते ही भाग लेता हूँ, अंदर जाऊँगा नहीं, एम्बैरेसमेंट, उनको एम्बैरेसमेंट होगी, हमको तो पता ही नहीं हम तो बेशर्मों के पार हैं। तो सर जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला निकलने को डबिंग रूम से, तो दो लोग खड़े थे, कम कम। तो वो अंदर ले गए हमको। जैसे ही अंदर गए तो अचानक जो सीरियस लोग बैठे थे उनका एकदम से एक्सप्रेशंस थोड़े शुरू हुए। वाओ मैन, व्हाट अ वॉइस मैन, ओ माय गॉड, व्हाट अ पर्सनालिटी यू आर, व्हाट्स योर नेम। ये सब लाउडली थोड़ा बात करने लगे अचानक। तो मैं मन ही मन सोचूं थोड़ी देर बाद मारेंगे ये सच हैं या कुछ। चोटें इतनी खा रखी थी कि सच पर भी विश्वास उस वक्त तक नहीं हुआ। फिर उन्होंने जब बोला कि अपना इनवॉइस भेज देना, तो पहला इनवॉइस 5,000 का था, वो अभी तक मिला नहीं। ऐसे जिंगल्स की शुरुआत हुई सर। तो एक ही जिंगल में काम चल गया कि कुछ और भी गाने पड़े? तो फिर एक जिंगल्स के बाद सर हमको ढेर सारे जिंगल्स मिलने लगे। एक जिंगल हमारा ऐसा हुआ कि वो विद इन द इंडस्ट्री जो लोग क्रिएटिव लोग हैं वो जिक्र करने लगते हैं आपस में, यार दिस इज अ न्यू वॉइस मैन, समथिंग वेरी फ्रेश, समथिंग वेरी रॉ, द टेक्सचर ऑफ मैन एंड द फील मैन, चेक दिस आउट। तो ये सब होता था। तो जैसे ही रजत जी वहाँ इंग्लिश में मेरी तारीफ होती थी, मैं चुपचाप ऐसे सिंपल सा बैठा होता था। जैसे इंग्लिश में तारीफ की तो 5 का मैंने 8 वॉइस, इनवॉइस 8 का। अब 8,000 का इनवॉइस हो गया, वो भी मेरा भुन गया। पहला चेक नहीं मिला था 5 का, लेकिन 8 का मिल गया। अचानक 15 दिन में फिर एक मिल गया जिंगल। अच्छा, और अच्छे अच्छे ब्रांड, धीरे धीरे वो बाहर भी आने लगे। तो टीवी पे जब चले तो लोग हमें फ़ोन करने लगे, एक दो जो जानकार थे, यार तेरी आवाज़ सुनी थी, वो तेरा तो भाई काम हो गया, इसका मतलब ये तो बम्बई में काम मिलने लगा। तो ऐसे शुरू हुई और एक उन्हीं दिनों 8-9 महीने हमें पीजी में रहते हुए हो गया था।
और मैं तब तक जानता भी नहीं था पीजी क्या होता है। वो उसका फुल फॉर्म बाद में पता लगी, पेइंग गेस्ट। तो मैंने कहा यार ये बड़ा अलग शहर है, गेस्ट भी बोल रहे हैं और पेइंग भी बोल रहे हैं। तो वो सब हुआ। अब ये 8-9 महीने के बाद एक जिंगल हमको बॉम्बे डाइंग का मिला था, वहाँ कुछ ज़्यादा ही अंग्रेजी में हमारा जिक्र चल रहा था। सर मैंने सीधा 20,000 का इनवॉइस परमात्मा का नाम लेके दाता 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 मैंने 20,000 कर दिया। मेरा वो भुन गया सर। वो 20,000 होते ही मैं फिर 1 BHK में रेंट पे चला गया सर। वहाँ से हमारा जीवन। लेकिन फिल्मों में ब्रेक किसने दिया पहला? जिन्होंने हमें रिजेक्ट किया था, तो साहब उन्होंने एक गाना सुन लिया हमारा, तो जिंगल्स की दुनिया वालों ने हमें एक दिन कॉल किया कि कैलाश खेर, आई एम विशाल एंड आई वांट टू कॉल यू फॉर अ फिल्म सॉन्ग। तो मैंने नाम सुना हुआ था विशाल भारद्वाज का, तो मुझे लगा यार ये विशाल भारद्वाज जिसका मैं मतलब मुझे बहुत काम पसंद है, तो आप विशाल भारद्वाज बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, हम विशाल शेखर वाले उसमें से हम 2 हैं, मैं विशाल बोल रहा हूँ। और हम भी अभी म्यूज़िक एक ही फिल्म में हमने किया है, प्यार में कभी कभी। वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग एंड वी वांट यू टू सिंग आवर दिस सॉन्ग। तो मैंने बोला ठीक है मैं गा लूँगा। तो कि कम लेट्स ट्राई इन योर वॉइस। तो मैं ट्रायल के लिए चला गया साहब। गया तो उन्होंने CD पे मुझे ट्रांसफ़र करके दिया कि प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है आपकी वॉइस में हम करेंगे। तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि सो ब्रदर हाउ मच विल यू चार्ज। मेरे मुख से निकल गया 50,000। तो अचानक उसने बोला डूड 50,000 यू आर आस्किंग दैट मच, यू नो A-lister सिंगर्स डोंट इवन चार्ज मोर देन 10। तो मैंने एकदम से बोला हाँ तो आप उतना ही दे देना। क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था। वो गाना था अल्लाह के बंदे सर, और अल्लाह के बंदे जैसे ही बात चलनी शुरू हुई, अभी रिलीज़ भी नहीं हुआ था, कि 1-2 रिकॉर्ड कंपनीज जिन्होंने हमारा डेमो रिजेक्ट किया था 1-2 साल पहले, वहाँ से हमें कॉल आ गई कि कैलाश खेर वी आर रेडी टू रिलीज़ योर एल्बम। तो भगवान शंकर की उपासना करने वालों को अल्लाह गाना पड़ा पहले ही। वही साहब, मतलब ये खेल दाता रचते हैं। मैं इसलिए हैरान होता हूँ कि मेरे परमात्मा बहुत रूप बदल कर आते हैं। तो यही हुआ कि उन्होंने गाना भी दिया तो ये अल्लाह के बंदे दिया और ये हिट हुआ। और उसके बाद जिन्होंने रिजेक्ट किया था उनकी मति घुमाई और उनको बोला कि जाओ मेरा बालक वहाँ तैयार हो रहा है, अब उसका एल्बम रिलीज़ करो। जब वो एल्बम रिलीज़ हुआ, एल्बम में पहला गाना तो तेरी दीवानी बना, लेकिन अल्लाह के बंदे भी उन्होंने उसका भी एक वर्जन उसमें डाला था, उसको हम अनप्लग्ड कहते हैं। वो भी आपने सुना होगा कैलासा एल्बम में। तो इस तरह से हुआ साहब। जो पहला गाना था इसका वो वैसे ही बैठे बैठे बन गया था तेरी दीवानी। जी, क्या हुआ था, दिल्ली में हमारा पहला कॉन्सर्ट हो रहा था। जब अल्लाह के बंदे चर्चित हो गया और हम थोड़े से पहचान पाने लगे, कुछ अवार्ड्स हमको मिलने लगे, और रजत जी धीरे धीरे अखबारों में आप जैसे बड़े लोगों तक नाम पहुंचा, हमारा नाम छपने लगा, तो कोई न्यू सेंसेशन लिखने लगा, कुछ तो भी नए नए वर्ड्स लिखने लगे। तो हमारी रेल बनी हल्की सी, दाता ने हल्का सा बिजी किया। पहला कॉन्सर्ट हमको मिला, पहला ही कॉन्सर्ट देखिए, सरहदों की जुगलबंदी, हंस ध्वनि थिएटर प्रगति मैदान में, और वहाँ पर 4 बैंड, उस वक़्त कैलासा बैंड तो निर्मित नहीं हुआ था, हम बस अल्लाह के बंदे एक गाना पुराने थे, बाकी हमारे स्वदेश के गाने और रंगदीनी और बहुत सारे फिल्मी गाने रिकॉर्ड हो गए थे, आए नहीं थे, रिलीज़ नहीं हुए थे, लेकिन हम बिज़ी होना शुरू हो गए थे। और ये पहला कॉन्सर्ट सरहदों की जुगलबंदी हमको मिला है राहत फ़तेह अली पड़ोसी देश के, और फ्यूज़ोन शफ़क़त अमानत अली उनका बैंड, और इंडियन ओशन भारत का बैंड,
और एक कैलाश खेर अपने ग्रुप के साथ। तो पहले ही उसमें धा मार दी दाता ने, तो थोड़ा हैरान भी थे। लेकिन जब घट में बैठ जाते हैं मेरे ईश्वर, तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम जादू कहते हैं, टोना कहते हैं, मिरेकल कहते हैं। और फिर ऐसी बात हो गई, मेरी मैं खा गई जब से तू आ गई, बस बचा हूँ कोरा, हे बावली हे गोरा, हो दिन ब दिन अब तेरे बिन सांसें कटती हैं गिन गिन, तेरी धुन में रहता हूँ गुनगुना के तक दिन, है मेरा इश्क अनोखा है री, बस जताना नहीं आता, हाँ बताना नहीं आता, है मेरा इश्क अनोखा है री। मेरे दाता का फिर ऐसा इश्क होता है, पता ही नहीं लगता क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठ के कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो हुआ ये पहला कॉन्सर्ट। आपके कैलाश खेर बैठ के गा रहे हैं, एक तो साइज में बैठे हुए, ऊपर से बैठे हुए और हारमोनियम लिए हैं। और जो हमारे साथी हैं, हमारे साथी नरेश परेश, वो खड़े हैं। अच्छा, और बाकी हमारे म्यूजिशियंस वो सब खड़े हैं। तो मैं जब भी उनसे आई कांटेक्ट करूं तो बैठे हुए बस ऐसे कर। अचानक परमात्मा का खेल ऐसा हुआ कि पगले लोगों में दाता होते हैं सर। अंधे की मक्खी राम उड़ाता है और सर भोला बछड़ा दूध पीता है। और ये हमारे बड़ों की सिखाई बातें हैं, ये बड़ों की कहावतें हैं। तो साहब मेरे घट में बैठ गए परमात्मा, और मैं बिना बताए संसार को एक गाना गाने लगा। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को जाऊं वारी वारी, अरे एरी सखी मैं कासे कहूं मेरे हृदय उठे उड़ारी, और प्रेम पियाला भर भर पीऊं हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। और गाना चल रहा, हृदय में चल रहा, और पागलों की तरह बिना डरे, क्योंकि देखिए साहब जिनको ट्रेनिंग होती है वो डर डर के चलते हैं। वो क्योंकि कंफ्यूज, जितने भी इंटेलेक्ट होते हैं एमबीए टाइप के लोग, वो कंफ्यूज्ड होते हैं। जो बगैर एमबीए होते हैं हम जैसे, उनको कोई डर ही नहीं होता। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं। मेरे दाता ने मुझे अटका दिया सर। मैं वहीं अटक के, अचानक भगवान ने बोला हो जी हाँ हाँ जी। ये हो जी हाँ हाँ जी वहाँ जो फिल इन द ब्लैंक है जी, ये कोई टेक्निक नहीं है। लेकिन आज देखिए कितने गायक लोग जो भी ट्राई करते हैं हमारे गाने को, वो हो जी हाँ जी को अलग से प्रैक्टिस करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक था सर। तो तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी तेरी दीवानी। जैसे ये हुआ तो भगवान को धन्यवाद मेरे दाता। अच्छा, ऑडियंस लाइव में है, हम इम्प्रोम्प्टू गा रहे हैं, ऑडियंस एंजॉय कर रही है। दिल्ली के लोग आपकी तरह दिलबाज थोड़े होते ही हैं, तो बड़े मज़े से सब चल रहा था। जो चल रहा था वो रवानी, हमारे पंडित जी, उस रवानी ने, उस ऑडियंस ने और मेरे दाता का वरद हस्त हम पर रखा। तो ये हुआ। और ये गाना, ये भी सच है कि जो पहली एल्बम आपने बनाई उसमें वो सारे गाने चेप दिए जो आप ऋषिकेश में आरती के पहले गाते थे। बिल्कुल साहब, क्योंकि वही उन्हीं में से कई गाने मैं उन्हीं में से रजत जी कई गाने मैं डेमो बना के ले गया, और डेमो में हमारे गाने रिजेक्ट होते थे। अच्छा, जो रिजेक्ट होते थे उनमें से एक गाना था, दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफ़ी है, ये महल अटारी नहीं चाहिए, तेरे दिल में गुजारा काफ़ी है। तो ये गाना हमने उस वक़्त इम्पल्सिव रिलीज़ कर दिया किसी छोटे रैकेट के साथ। अब वो वायरल चल रहा है, इन दिनों बुखार चलता है, रील रील रील, उसे अंग्रेजी में वायरल कहते हैं साहब। तो वो चल रहा है, वही गाना जो रिजेक्ट हुआ था।
तो इस तरह की बात हुई, फिर वो डाला था जी। तो ईश्वर की जो कृपा थी, इसको लेकर के हम पब्लिक में से सवाल पूछते हैं, लोग अगर पूछना चाहते हैं। एक सवाल हम ले सकते हैं इस समय। हाँ, आप जाने माने शिव भक्त हैं, सनातनी हैं, लेकिन फिर भी आपके गानों में अल्लाह, सुभान अल्लाह ये सब सुनने को मिलता है, तो सर ये कुछ थोड़ा सा अजीब नहीं है? पृथ्वी पर जो भी अजीब है वही सबसे परमात्मा के करीब है। बाकी तो सब दिमागी खेल है, हम सब लगे हुए हैं दिमागी कटिया फंसाने में। जब भी कोई बीमार होता है तो क्या आप अल्लाह या भगवान देखते हैं डॉक्टर के सामने जाकर? आप चुपचाप डॉक्टर ढूंढते हैं। अब डॉक्टर चाहे मोहम्मद इस्माइल हों या डॉक्टर समीर चौरसिया हों, कुछ पता नहीं होता, आपको डॉक्टर चाहिए। तब अल्लाह और ईश्वर एक ही रूप में आपको डॉक्टर में दिख रहा है। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हारी कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्हीं के गीत इस ज़माने में गाए जाएंगे जो चोट खाएंगे और मुस्कुराते जाएंगे। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में कैलाश खेर पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। अरे देने वाला राम, दिलाने वाला राम, अरे राम ही पार लगावेंगे। आज मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं जाने माने गायक कैलाश खेर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सिंगर कंपोजर कैलाश खेर पर इल्जाम है कि ये एहसान फरामोश हैं। कैलाश जी, आपको शोहरत मिली फिल्म के गाने से, आपको पैसा मिला, नाम मिला, पहचान मिली फिल्म के गाने से, लेकिन जब सफल हो गए आप कहने लगे ये जो फिल्म के गाने ये चाट मसाला हैं, ये खिचड़ी हैं, ये बेकार हैं। देखिए साहब, हम गए थे एल्बम्स बनाने और एल्बम्स को भी थोड़ा तहजीब वाला संगीत लाने, क्योंकि फिल्मी जो संगीत होता है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है और उसके लिए हम बहुत ताबेदार हैं परमात्मा के कि हमको फिल्मों में गवाया और गवाया जा रहा है। हम बहुत गाते हैं। हम जो भी गाना गाते थे वो हिट हो जाता था। अच्छा, और इतना हिट होता था कि एक गाना 100 गानों पे भारी पड़ता था। कुदरतन बात हुई कि उन गानों में, फिल्मों में भी फिर हमारे लिए अच्छे गाने लिखे जाने लगे, तो और उनका मीनिंग हुआ, मोटिवेशनल हुए। बाद में तो भगवान शिव के गाने हमें मिलने लगे। अब साउथ के हम जितने गाने गाते हैं, अगर पंडित जी अगर हमने गाए मान लीजिए 100 गाने तेलुगु में, कन्नड़ा में, तमिल में, तो उनमें से साहब लगभग 60 गाने जो हैं वो भगवान शिव पर होते हैं। तो कुदरतन बात है। तो इसलिए यही तो मैं कह रहा हूँ, ये एहसान फरामोशी नहीं है कि इतना कुछ आपको फिल्म इंडस्ट्री ने दिया और आप कह रहे हैं ये चाट मसाला है। हाँ, लेकिन अब मैं वही बिंदु बता रहा हूँ। मुझे लगा आप भाग रहे हैं सवाल से। ना 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 साहब, कभी भाग ना पाएंगे, क्योंकि भाग के तो जन्म जी लिया, अब तो ये जन्म तो डट के रहना है। बस ये बताना है आपको कि हमारे भारत में एक ऐसा संगीत है जो घर घर में, गांव गांव में
सुना, गाया और समझा जाता रहा है, जिसको हम फोक म्यूजिक कहते हैं, लोक संगीत। अब लोक संगीत जो है धीरे धीरे मिटता जा रहा है। फैशन जो है, ये फिल्में कब से आई हैं रजत जी? कुल 100-125 साल से। फिल्मों से पहले भी तो भारत में कुछ था ना, पहले भी संगीत भी था। और मैं कहता हूँ जितने भी संगीत के प्रकार भी हमारे साहब बड़े बैठे हैं, जो शास्त्रीय संगीत भी है वो भी फोक से आया है, हमारे लोक संगीत से आया है। लोक संगीत की विशेषता क्या है? वो सिर्फ मनोरंजन नहीं होता। अरे देने वाला राम, दिलाने वाला राम, अरे राम ही पार लगावेंगे। अज मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। लियारी माई भिक्षा। देने वाला राम, दिलाने वाला राम, राम ही पार लगावेंगे। लियारी माई भिक्षा। भिक्षा मांगते हुए भी हमारे यहाँ संगीत के माध्यम से एक शिक्षा दी जा रही है। मॉरल, तुम्हारा घमंड ना रहे और मेरी छोटापन ना रहे। मैं भी हूं, आप भी हैं। आप देने के लिए माध्यम बने हैं इस वक्त, मैं लेने के लिए बना हूं, लेकिन दे रहे हैं मेरे परमात्मा। ये मैसेज है, संगीत भी है। ये कहाँ चला गया ये संगीत? अब अगर फिल्मों की ही मार्केटिंग हो और फिल्मों के ही ऊपर हम डिपेंड हो जाएं तो हमारी कल्चर देख लीजिए कहाँ चली जाएगी। धीरे धीरे हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा असली तत्व, असली सत्व, और जो हमारे कृत्य हैं, जो हमारे सत्य हैं, वही अमर होते हैं, वही बड़े होते हैं। मनुष्य चले जाते हैं। फिल्में तो आज आईं और कल गईं। कितनी फिल्मों के ऐसे ऐसे किस्से हैं साहब कि जिन फिल्मों परिवारों के बड़े बड़े नाम होते थे, अब वहाँ मक्खी उड़ा रहे हैं उन परिवारों पर। तो ऐसे में इसका मतलब कितनी सतही वो दुनिया होगी। मैं ये बोलता हूँ साहब, वो बुरी दुनिया नहीं, वो बड़ी अच्छी दुनिया है। वो भी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, समाज को दर्पण दिखा रहे हैं, लेकिन मीनिंगफुल जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमने फिल्में कभी देखी नहीं बाल्यावस्था से, मीनिंगफुल फिल्में रजत जी बहुत कम बनती हैं। टाइम पास और फालतू टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में मन करता है कि नहीं, फोक म्यूज़िक को लाया जाए। फोक म्यूज़िक कैसे आएगा? नॉन फिल्म म्यूज़िक से आएगा। आज जब गाने, जिस वक्त कांटा लगा, चमन खिलता है, इनके रीमिक्स चल रहे थे और अलग अलग शब्दों के, अलग अलग भावों के गाने बन रहे थे, बहुत ही सतही। अचानक उस वक्त आए, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते। तो आप शब्दों की बात करें ना, कहाँ फ़र्क है? जैसे मीका गाते हैं कि मुझे सोने ना दे सारी रात, आप गाते हैं जागू मैं सारी सारी रात। तो देखिए, ये बात इसलिए बहुत अनोखी है कि हमारे जो जागू में सारी सारी रात का गाना है, उसके अगर आप एक शब्द पे ध्यान दें साहब, उसमें यह है कि भूल गई सजना मैं संवरना, रंग पड़ा मेरा फीका, और भाए कोई संग ना, आजा वरना भुगत न फल करनी का। तड़प तड़प के बिलप बिलप के खो दूंगी जब प्राण, तो सुर्गा में होगी मुलाकात, वहां भी छोड़ूंगी नहीं तुझे। तो हम इस तरह से हम अब देखिए आप किस तरह से गाते हैं, मैं बताता हूं। आपका एक गाना है, तेरी शर्ट का मैं बटन हो गया, तेरे बालों का क्लिप हो गया और तेरी आंखों का लाइनर हो गया। रजत जी, ये गाने लिखे किसी और ने हैं, धुन किसी और ने बनाई, और ये फिल्मों के गाने हैं। कई बार मन करता है ना गाएं ये सब। अच्छा, ये गाने हिट हुए हैं और हमसे कॉन्सर्ट में बोलते भी हैं बहुत लोग कि ये गा दीजिए, तो वहाँ पे हम गा नहीं पाते क्योंकि हमने कभी गाए नहीं है, बस रिकॉर्ड करके चले आए थे। फिल्म वाले कहते हैं मुसीबत ये है कि कैलाश खेर को आप रोमांटिक सॉन्ग भी गाने को कहिए, उसमें भी वो ईश्वर, आरती, पूजा, भगवान ये ले आते हैं। हाँ, क्योंकि रजत जी मुझे लगता है कि जो शाश्वत प्रेम है, शाश्वत सत्य है, वो तो यही है।
बाकी तो सब मिथ्या है। देखिए अभी तो हम क्या क्या खबरें सुन रहे हैं समाचारों में, न्यूज़ में, कि रिश्तों में भी अब कितना कड़वाहट हो रही है, रिश्तों में भी भरोसे नहीं रह गए हैं। तो इसके लिए तो ऐसा है कि सच्चा प्रेम ईश्वर से ही यदि करे इंसान तो कम से कम जीवन तो सुखद रहे। चलिए वो भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन हर गाने में ये मरने की बात क्यों करते हैं? एक गाने में आप कहेंगे कि छूले मुझे आराम से मैं मर जाऊं जी। एक में कहेंगे तेरे नाम से जुलूं, तेरे नाम से मर जाऊं। सर, मरना ही जीने का प्रथम चरण है, जीता वही है जो मरता है, वरना सब जीने की ही होड़ में लगे हैं। हमारे बड़ों ने कहा है पंडित जी, जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है। गलना किसी को है नहीं, फलना है। चांद पे सबको जाना है, मरना किसी को है नहीं। भाई तपना पड़ेगा ना। किसी ने हमको कहा कि भाई सबकी रेल बनती है, आपकी तो रॉकेट बना रखा है दाता ने। मैंने कहा हाँ जी, बड़ी बड़ी बात है जी, रॉकेट अच्छी बात है, आपने ऑब्जर्व किया रॉकेट बना रखा है, लेकिन पीछे थोड़ा अगन भी देख लो कितनी लगी हुई है। तो इस तरह से साहब, यदि आप मरेंगे नहीं तो जीने का कोई स्वाद भी नहीं। जिनको बिना कुछ किए, बिना कुछ परिश्रम किए, बिना कुछ पुरुषार्थ किए जिनको अचीव हुआ है, आप उनको देखिए साहब, वो वैल्यू नहीं कर पाए, वो संभाल भी ना पाए। आप भी कहाँ वैल्यू करते हैं? आपको बाहुबली में गाने के लिए बुलाया गया, आपको यही नहीं पता था कि कौन सी फिल्म है, इतनी बड़ी फिल्म है, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। मैं क्षमा प्रार्थी होकर सभी बड़े लोगों से ये वो बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं फिल्में बाल्यावस्था से देख ना पाया, इसलिए हमारी फिल्मों की तरफ उस तरफ मन नहीं गया। और जब हम गाने जाते हैं तो हम सोचते हैं बस अच्छा गाना हो और अच्छी पेमेंट हो, बस चुपचाप वो आ जाए। बेचारों की कईयों की तो फिल्म आती भी नहीं, कईयों की टंगती भी नहीं, तो इसलिए हम प्रार्थना करते मेरे दाता इनकी टंग जाए। अब इन्होंने इतना एक्साइट होके फोटो वोटो खिंचवाए हैं, बातें कर रहे हैं, देखो बेचारों का इनका भी आ जाए। बाहुबली में जब हम गाने गए थे तो साहब हमको लगा कि कोई साउथ इंडियन फिल्म है और तांडव स्तोत्रम गवा रहे हैं। यार ये बड़ी हैरानी की बात है कि साउथ में ही अच्छे कामों की शुरुआत होती है, जो हम बाल्यावस्था से गाते आए हैं अब ये गवा रहे हैं। तो हमने साउथ की कोई फिल्म समझी थी कि ये हिंदी में तो आनी भी नहीं, तो अच्छा काम हुआ भी तो कोने कोने ही रह गया। तो ये सोच के अगले दिन की हमारी अमेरिका की फ़्लाइट थी, हमारा टूर था, वहाँ के एक तेलुगु रेडियो इंटरव्यू में जब उन्होंने बताया कि ये जो अभी आप गा के आए हैं ये बाहुबली नाम फिल्म का है और 5 लैंग्वेजेस में बन रही है और ये हिंदी में भी आएगी, और तब हमको समझ आया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इट इज़। ऐसे जब बोल के उन्होंने बताया तब समझ आया साहब कि हे मेरे दाता ये बाहुबली फिल्म है और ऐसा हुआ है वैसा हुआ, हमारा गाना आएगा उसमें। तो तब ये हुआ कि कबीर जो हमारा बेटा है उसके साथ हमने ये पहला फर्स्ट शो देखने गए थे, उसको बोला था कि ये फिल्म मैं देखूंगा तेरे साथ, बाकी फिल्में हम देख ना पाते। लेकिन फिल्म वालों को शिकायत रहती है, फिल्मों ने इतना नाम भी दे दिया और जब आप कह रहे हैं नकदी वो भी दे दिया, लेकिन फिल्म वालों से दूर रहते हैं। फिल्म की पार्टी होगी कैलाश खेर नहीं जाएंगे, फिल्म के अवार्ड होंगे कैलाश खेर नहीं जाएंगे, ये आसान फरामोशी नहीं है? रजत जी, मैं कुदरत की बात देखिए, ज़्यादातर हम ट्रैवल करते रहते हैं, जब भी हमको कहीं से आमंत्रण आता है हम होते ही नहीं हैं, तो मैं इतना दंग रहता हूँ, भगवान अब आपने सब चीज़ें दी हैं तो टाइम नहीं दिया, तो पहले वक्त नहीं था और अब वक्त नहीं है। ये अच्छी बात आपने की। जनता से एक दो सवाल ले सकते हैं? शाहरुख खान ने अपनी एक फिल्म का गाना आपसे गवाया था, लेकिन बाद में वही गाना किसी और सिंगर को देके गवा दिया गया है, क्या ये सच है? वो शुरू के दिनों में होता है, और शुरू में क्या होता है, ये कॉल शाहरुख खान साहब की नहीं होती, उनके तो नाम बड़े होते हैं तो हर न्यूज़ फिर उनके नाम से आती है, उनको तो पता भी नहीं था कि कौन नया गायक है, कौन रिप्लेस हो गया। तो ये म्यूज़िक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उन तक की कॉल होती है, लेकिन वो चीज़ें इन पे कोई ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। शुरू में ये सब अनुभव होते ही हैं और होने भी चाहिए। लेकिन अब तो आप कहते हैं ना कि हमारे गानों पे नाच नाच के ये हीरो पैसे कमा रहे हैं। मैं ये बताता हूँ साहब
कि देखिए असली संगीत को, असली संगीतकारों को ज़्यादा मान देना चाहिए। हमारे यहाँ अभी भी ऑडियंस, जैसे हमसे ये पूछा जाता है रजत जी कि जब आप विदेश में जाते हैं तो क्या आपको भी ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलता है जैसा विदेशी आर्टिस्ट को यहाँ मिलता है? तो तब हम उनको बताते हैं कि जब हम विदेश में जाते हैं तो देशी लोग ही होते हैं बेचारे, हमारे भारतीय ही होते हैं, पंजाबी होते हैं, थोड़े गुजराती होते हैं, थोड़े मराठी होते हैं, मतलब सभी अंचलों के कुछ कुछ लोग होते हैं और वो होते हैं। हमारे विदेशी लोग हमारे ऑडियंस नहीं बनते, जबकि विदेशियों की यहाँ ब्लैक में टिकट ले लेके हमारे भारतीय लेते हैं टिकट और देखते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसे ही संगीतकारों का यहाँ भी थोड़ा और प्रतिपादन होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत की ऑडियंस देखिए आप, गिनी चुनी होती है और इसमें बदलाव आने की आवश्यकता है। तब हमने ये उदाहरण दिया था कि अगर एक्टर कोई होता है वो किसी गायक के गाने पे नाचेगा, लिखा किसी ने, कंपोज किसी ने किया, गाया किसी ने, बस एक्टर आया और वो मुंह हिलाया, ऐसे किया, मुंह हिला के फिर थोड़ा शरीर हिलाया, वो करोड़ों ले गया। और यही पागल बैठे हैं हमारे घर वाले, यही देते हैं करोड़ों। तो मैं उनके लिए बोल रहा था कि ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे परिवार वालों, ऐ मेरे भारतवासियों, ऐ मेरे ऑडियंस, आप लोग सुधरो, समझो और नकली को असली मत समझो, असली को प्रमोट करो। सारा पैसा कैलाश खेर को दो। यार एक गाना हो जाए प्लीज। हम सैयां सुनाने वाले हैं आपको। सैया सैया बनके माला प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं, मैं बैठूं नैया प्रीत की संसार से तर जाऊं, मैं तेरे प्यार से तर जाऊं। सैया सैया यहाँ एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में कैलाश खेर पर इल्जाम और तो सवालात का एक और। तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं पद्मश्री से सम्मानित गायक कैलाश खेर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सिंगर कंपोजर कैलाश खेर पर आरोप है कि ये बहुत नखरे करते हैं। अब देखिए, आपकी जब बातें सुनते हैं ना, लोग सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल सन्यासियों की तरह बात करता है, इसको तो कुछ जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप अपनी डिमांड रखते हैं तो ये कहते हैं कौन है, कहाँ से आया। जब आपको पता ना हो कैसे जिया जाता है तब बात अलग होती है। जब आपको पता चल जाए कैसे जिया जाए तो तब कुछ चीज़ें होती हैं जो अक़ीदे से ही जी जाती हैं। तो यदि आपके पास समय कम हो, चुनौतियां अधिक हों, आपको बहुत सारे लोग मिलने के लिए भी खड़े हैं, उनसे भी आपको उनको भी खुश रखना है, समय से पहुंचना भी है, स्टेज पे भी टाइम से पहुंचना है, तो ऐसे में हम लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, हम कहीं भी जाते हैं होटल्स का खाते नहीं, बड़े से बड़ी जगह में ठहरेंगे बस, खाएंगे नहीं, उनकी कॉफ़ी भी नहीं पीते। अच्छा, तो हम ऑर्गेनाइजर्स का खाने का खर्चा बचाते हैं, जबकि वो मेन खर्चा तो वही है। बस क्या है कि हमको बड़ी जगह चाहिए होती है, वो भी क्यों? क्योंकि जब से थोड़ी पहचान, आपके साथ भी ये बातें होती होंगी साहब, जब से ये पहचान हो जाती है अपनों में तो कभी कभी समय होता है कम और दिल न तोड़ने का मन है
कि दिल ना टूटे किसी का। जैसे अभी मैम बोल रहे थे कि बिना फोटो खिंचाए जाइएगा नहीं। अब आप सोचिए, ये बात मैं आंसर भी देते हुए इसलिए झिझक रहा हूँ, हमारी फ्लाइट भी है और आज ही रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, ये सब मैनेज भी करना है, लेकिन हमको आपका दिल भी संभालना है, फोटो खिंचाना भी है। तो ऐसे में रजत जी, ऐसी सिचुएशंस में हम बस मूल डिमांड जो हमारी वो होती हैं कि हमको बड़ा जो है जगह ठहरने की हो, जहाँ पर डेडिकेटेड कोई मनुष्य हों जो थोड़ा जल्दी से कपड़े तैयार कर दें और बाकी की चीज़ें जो भी हैं हमारे गाड़ी तक पहुंचा दें, जो भी लॉजिस्टिक्स हैं स्टेज पे पहुंचाने वाले। तो हमको मतलब लग्जरी भी ज़रूरत लगती है अब, इसलिए थोड़ी बहुत लग्जरी मांगते हैं। अन्यथा हम ना पार्टी करते हैं, ना खुद करते, ना कहीं किसी की में जाते बेचारों की, और सबके पैसे बचाते हैं। हम घर का ही खाना खाते हैं। अब भी, आज भी आपके शूट पे भी घर से खाना आ रहा है, आपके साथ ही बैठ के खाएंगे। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब बड़े बन जाते हैं, बड़े कॉन्सर्ट्स करते हैं, तो फिर डिमांड भी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जब कैश की डिमांड आती है, जब चेक की डिमांड आती है, तो सुन के चकरा जाते हैं। हम क्या कहते हैं, यदि आपको देसी घी का ही स्वाद लेना है तो फिर आप डालडे की तरफ भागो ही मत, हम ये बोलते हैं। और यदि हम जैसे लोग इसमें अंगद का पैर नहीं गाड़ेंगे तो ये तो होता ही आया है। बड़े लोग जिनको शौक था शाम को, वो बोलते हैं सर आपका सब प्रबंध कर दिया है, तो वो मान जाते हैं हर चीज में। कुछ भी नहीं है, वह बस हारमोनियम दे देना है। वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि असभ्यता ऐसे ही पनपी है। जब किसी को कोई परमात्मा ने उत्तरदायित्व दिया, उन्होंने सच्ची आत्मा से उत्तरदायित्व निभाया नहीं, इसीलिए हम ऐसे रहे। तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया। क्यों आज अंग्रेजों की हर बात इतनी मकबूल हो रही है? अंग्रेजों की क्यों इतनी गहरी बातें लगती हैं संसार को? सर ये तो कुल 2000 साल पुरानी सभ्यता अंग्रेजी, जिसको हम अंग्रेजी सभ्यता कह रहे हैं। चलो भाषा तो कुल 300 साल से इंट्रोड्यूस हुई भारत को तो पता भी नहीं था सॉरी, थैंक यू और ये क्या होते हैं यस नो, ये भारत को नहीं पता था 300 साल पहले ये शब्द कहाँ से आए, क्या हैं ये साहेब। फिर भी आज कितना पगलापन, लूट सी मची है कि हम भी अंग्रेजाए बन जाएं। मतलब बाप दादा भले उर्दू पढ़े हों, भले संस्कृत पढ़े हों, लेकिन जो पढ़पोते हैं उनको आपको अंग्रेजी यूनिवर्सिटियों में ही भेजना है। ये अंग्रेजों का, गोरों का इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं आप? नहीं, मजाक नहीं उड़ाते। अरे आपको उनकी टॉयलेट करने के तरीके से भी प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो तरीका उनका है ही नहीं साहब, वो प्रॉब्लम हमको नहीं है। हम अभी क्योंकि यूके टूर कर रहे थे और हम काफ़ी जाते रहते हैं, तो हम बड़े हैरान हुए कि यार ये करके धोते भी नहीं और इन्होंने हम पे राज किया। तो ये मेरे मन में बात आई कि जिस सभ्यता में 2000 साल पुरानी सभ्यता है, करके धोते नहीं, यानी हमारे यहाँ से घीस नहीं कहते। अरे वो कुछ भी करे अपने टॉयलेट में, आपकी क्या प्रॉब्लम है इसमें? हमारे यहाँ से घीस नहीं कहते। हम बोल रहे हैं यार ये अभी तक घीस नहीं करता है, और उसके बाद भी ये लोगों ने हम पर राज कर लिया। ये ऐसी सभ्यता पर जहाँ वेद पुराण और संत मनीषी विद्वान ऐसे जन्मे हैं जिन्होंने पूरे विश्व को कितनी बार दिशा दी है जीने की। जहाँ वहाँ के विद्वान जनते हैं कैम्ब्रिज में या हार्वर्ड में या वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में आप ये कहते हैं कि इनका चरित्र 2 कौड़ी का होता है। वो इसलिए होता है, मैं ये उदाहरण होता है मतलब नहीं होता तो है होता तो है, क्योंकि मैं ये उदाहरण दे रहा था कि इससे पहले भी भारत में बहुत लोग आए जिन्होंने व्यवस्थाओं पे ध्यान दिया और पढ़े लिखे थे, लेकिन उसके बाद भी भारत में जैसी चीजें होनी चाहिए थी वो अभी तक हो ही नहीं पाई। अब धीरे धीरे मेरा भारत
सुचारू रूप से सुमार्ग पर लगा है, तो तब ये उदाहरण दिया था मैंने। बाकी अंग्रेज और ये सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं साहब, भाषा अपनाइए, सभ्यता अपनी ही अपनाइए। सभ्यता हमारी ही बड़ी है, भले भाषा, उनकी भाषा में आकर्षण है, उनकी भाषा में आकर्षण है, लेकिन सभ्यता हमारी ही भीषण है। देखिए, उनके जो शोज होते हैं, जैसे कोल्ड प्ले यहाँ आया, हाँ, तो आप कह रहे हैं ये चूरन बेचने आए हैं यहाँ पर। नहीं, मैं ये बता रहा था, वो तो सही काम करने आया था, लेकिन हम अपनी ऑडियंस को बता रहे थे, अपने परिवार वालों को, कि देखिए इन्होंने ब्लैक में टिकट ले लेके, इनको ये भी नहीं पता ये गा क्या रहा है, बस साथ में ये आया करने के लिए गए हैं साहब, 30-30 हज़ार का टिकट लेकर। तो मैं इन पर खिल्ली उड़ा रहा था कि हमारे परिवार वालों को देखो क्या हो गया। तो आप भी तो विदेशों में जाते हैं, वहाँ भी तो गोरे आते हैं आपकी म्यूजिक सुनने के लिए। भगवान की ये कृपा हुई कि हमारे जो कैलासा के कॉन्सर्ट्स हुए, उनको साहब वहाँ के लोकल फेस्टिवल्स में कैलासा को बहुत बुलाया गया है। एंड वी आर दी ओनली पंडित जी बैंड कैलासा जो क्लासिकल म्यूजिशियंस के बियॉन्ड अलग जो मेन स्ट्रीम के कलाकार हैं उनको बुलाते हैं वहाँ। हमने बहुत सारे उनके लोकल फेस्टिवल्स बजाए हैं साहब, हॉलीवुड बॉल, सैंटा मोनिका पियर और KCRW उनके रेडियो हैं, NPR ये वहाँ के सरकारी रेडियो है, उस पे कैलासा को फीचर किया। एक सेलिब्रेट ब्रुकलिन जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए नोएडा फेस्टिवल हो, ऐसा वहाँ ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में है, तो उनके वहाँ रंग बिरंगे कम से कम 15 देशों के लोग हमें सुनने आते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। लेकिन वहाँ हम क्या गाते हैं, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, मेरी एक सुनो गौरा रानी, मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म, बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति कर, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। अब जब रजत जी हम ये गाते हैं वहाँ, तो हम कोई बन के और अंग्रेजी कुछ बात नहीं करते उनसे, बस उनको बोलते हैं इफ यू गाइज आर रियली एंजॉयिंग देन कम ऑन शो मी योर जलवा, यू नो, डांस, बिकॉज डांस योर हार्ट आउट। हम अंग्रेजी में बोलते हैं डांस योर हार्ट आउट गाइज। ऐसा हमने एक बार बोल दिया तो पगला गए सब, रंग बिरंगे, काले भी, जामनी भी, भूरे भी, कत्थई भी, हर प्रकार के 15 देशों के लोग साहब। तो मज़ा आ गया। इनका मेरे दाता आप ही के नाम का सुमिरन देखो कैसा हो गया कि ये डांस भी है और ट्रांस भी हैं एक ही साथ। ये भी सच है कि एक विदेशी महिला ने आपको कहा कि गर्भ में उसका बेटा आपका गाना सुन के लाते चलाने लगा। बिल्कुल। तो वो कौन सा गाना आपने ऐसा गा दिया? यही हमारा आदि योगी और जय जयकारा और ये बम लहरी। तो उसने एक फ्लाइट में, हम मुंबई से दिल्ली आ रहे थे, तो फॉरवर्ड सेक्शन में पीछे से एक लेडी आई और बोलने लगी कि मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ सर, मुझे बस आपको यही बोलना था कि जब भी हम आपके गाने लगाते हैं, स्पेशली आदि योगी और बम लहरी और जय जयकारा, तो मेरा बालक लातें चलाता है और दर्द होता है लेकिन बहुत सुकून मिलता है। तो ये वाला एक कॉम्प्लीमेंट बहुत ही निराला था और ये कॉम्प्लीमेंट साहब मिला। तो इसके साथ मैं एक और अनुभव आपके साथ बताना चाहता हूँ कि देखिए, गर्भ में तो आने वाली आत्मा का ये अनुभव बताया। पंडित जी एक जाने वाली आत्मा जो प्रयाण कर रहे हैं, देवलोक की तरफ गमन कर रहा है। कोई एक मनुष्य था जिनको कैंसर था। अब जब वो जाने लगे न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने इशारे में लिख के बोला कि कैलाश खेर के हमने प्लेलिस्ट बनाई है, मेरे आईपैड में लगा दो, अब मैं जा रहा हूँ।
तो एक तरफ आने वाली आत्मा, एक तरफ जाने वाली आत्मा। तो मेरे दाता का आने वाले क्या सुन के लाते मारे थे तो हमने सुन लिया, जाने वाले क्या सुनना चाहते थे? पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओमकारा। अर्धचंद्र माथे पे साजे, वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिवधारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। गाओ हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। मैं ये बात, आपने इतनी गहरी बात पूछी है साहब कि जाने वाला क्या सुन रहा है और किस भाव में सुन रहा है। जब आप उसमें विलीन हो जाएं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, तेरे नाम में खो जाऊं, यदि उसमें आप विलीन, तू तू करता तू भया मुझ में रही ना हूं, जब आप उसमें तन्मय हो जाएं, उसमें समा जाएं, तो बात समर्पण की होती है, पूर्ण समर्पण की होती है। ये नहीं कि जी एक लाइन है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ओम, तो ये वन साइड कॉन्ट्रैक्ट चल रहा। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, परमात्मा हमने जरा ये सब आपको दे दिया है, हाँ जरा ये देख लेना। ये नहीं, संपूर्ण समर्पण ये है कि पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तार, नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, और अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहाते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओमकारा। यदि आप इस भाव में समाधिष्ठ हो जाएं, तो मैं आपको ये जिंदा मिसाल बता रहा हूं साहब, जहां जैसे आपका ये प्यारा सा स्टूडियो है, बहुत ही भव्य है, तो इसी प्रकार से आपका एक छोटा सा कैलासा स्टूडियो मुंबई में है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। तो उसको बिल्डिंग को डेमोलिश करने का एक वो आ गया, उन्होंने चिपका दिया वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ने। तो ज़्यादातर मनुष्य होते हैं, जब भी कोई ऐसा नोटिस आएगा तो पहले वकीलों के पास भागेंगे, और जितने भी सेटर होते हैं वो अपनी सेटिंग लगाने में देखेंगे, किसी पॉलिटिशियंस को लगाएं या कहीं भी जहाँ जहाँ वो सेटिंग हो सकती है। मैं असली सेटर के पास चला गया छत पे, भाई डेमोलिश का तो छाप ही दिया इन्होंने, 2 दिन में डेमोलिश करने आएंगे। मैं दाता से प्रार्थना करने लगा, मेरे दाता आप हर चीज़ को देख रहे हो और फिर भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, वाह। तब ये आया था सर, पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है। आप सोचिए, जब आदमी स्ट्रेस में होगा तब तो वो सौदेबाजी करेगा और दिमाग की कटिया फंसाने में लगेगा, कहीं ना कहीं कुछ कटवा फंस जाए और सेटिंग कर लूँ। ये भगवान ने हमको ऐसी बुद्धि नहीं दी। मतलब गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किया हुआ हो तो भगवान बचा देंगे? नहीं नहीं साहब, इसीलिए तो कानूनी था तब, इसीलिए फिर बचा दिया परमात्मा ने। आज तक देख लो कानूनी, बल्कि इतना ये क्लैरिफाई करना इसलिए जरूरी था, वरना लोग बना लेते और कहते हैं जरा शिव जी बचा दो। ना 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 ना, ऐसा नहीं, बिल्कुल कानूनी था, इसीलिए इतना मजबूत कर दिया कि सिर्फ पंडित जी हमारा घर ही नहीं बचा, पूरी कॉलोनी बचा दी। और अब गवर्नमेंट ने उसके लिए जीआर निकाला कि इन घरों को कोई नहीं छुएगा, क्योंकि ये हेरिटेज साइट कही जाएगी मुंबई की। और ये यारी रोड की बात है साहब, देखिए समुद्र के किनारे वेटलैंड है, और बहुत लोगों की दृष्टि थी कि यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने ना, गवर्नमेंट ने ही बोल दिया नहीं भाई, क्योंकि अगर यहाँ बड़ी बिल्डिंगें खींच दी तो सुनामी आने का डर है, क्योंकि ये वेटलैंड पे है, तो इसलिए इनको ऐसे ही रहने दो। बहुत ही प्यारे, अच्छी बात है।
अब पब्लिक में एक सवाल ले सकते हैं इस समय? बस छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, आपकी दोनों हाथों में घड़ियां हैं, क्या ये कोई टोटका है? बड़ी तेज नजर है आपकी उनके दोनों हाथों पर। हमारे पास 2 हाथ हैं और मेरे पास 2 घड़ी भी थी। हुआ क्या कि जब मैं ये एक हाथ में एक घड़ी पहनता था तो उधर घड़ी रखी हुई घर पे जो रखी थी वो उदास रहती थी कि हमें छूते ही नहीं कभी। इधर ये हाथ कि यार इसकी हमेशा लॉटरी लगी रहती है, हमें छूते ही नहीं। तो मैंने हाथ की भी इज्जत रख ली, घड़ी की भी रख ली। दूसरे, मैं जोड़ता कम हूं, मैं भोगता हूं, जो है उसे भोगो और ज्यादातर बांटो। जब बांटते हो, जो बांटता है वो भरा रहता है, कुआं बांटता है भरा रहता है। तो इसलिए हमको कहीं से 2 मिली, जब 2 मिली और 2 ही हाथ थे तो परमात्मा का क्यों ना जलवा दिखाया जाए। ले बाबा हम तेरे बालक हैं, खूब नाचेंगे, खूब मजा करेंगे। मैं आपको 4 लाइनें सुनाना चाहता हूं साहब। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नर्म मिजाज अपना। वाह। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नर्म मिजाज अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है। वाह। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हैं पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नहीं है। मुझे लगता है कि इस मौके पर एक ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक लेना चाहिए। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में कैलाश खेर पर इल्जाम और सवालात का एक और। कैलाश जी, आजकल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, आप कोई मौका नहीं छोड़ते उनकी प्रशंसा करने का। अब जो अच्छा दिख रहा है और उसकी तारीफ कर रहे हैं, पुरानों की भी हम करते हैं, बताते हैं। अच्छे लगते हैं आपको मोदी जी? बहुत प्यारे लगते हैं जी, बहुत ही गहरी आत्मा है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे गायक जो दुनिया भर में लोकप्रिय हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम किया है, कैलाश खेर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सिंगर कंपोजर कैलाश खेर पर आरोप है कि ये मौका परस्त हैं। कैलाश जी, आजकल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, आप कोई मौका नहीं छोड़ते उनकी प्रशंसा करने का। दरअसल रजत जी, हुआ क्या है कि हमारे करियर को, जैसा हमने बताया, अभी 18 साल हुए हैं और प्रशंसा हम सभी की करते हैं। तो अब जो अच्छा दिख रहा है और उसकी तारीफ कर रहे हैं, पुरानों की भी हम करते हैं, बताते हैं कि पुराने भी सब अच्छा करके गए हैं देश के लिए, लेकिन जिस स्पीड पे चीज़ें हो सकती थी वो थोड़ा अब हो रही हैं। हम ये बोलते हैं सर, अब क्या है कि बोलने का हमारा थोड़ा इमोशनल ढंग होता है, भावनात्मक होता है, तो वो क्या है, हाईलाइट होता है। अभी हमारा करियर ही कुल अभी 2 दशक भी नहीं हुए पूरे, तो इसलिए अब अगर हम मान लीजिए 5-6 साल से हमारे इंटरव्यू ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, तो वो अब करंट वाली बातें हैं जो हम उस पर बता देते हैं कुछ, और वो तो व्यक्तिगत है। अच्छे लगते हैं आपको मोदी जी? बहुत प्यारे लगते हैं जी, बहुत ही गहरी आत्मा है। इससे पहले कभी भी हमारे सनातन को, हमारे संतों को, हमारे महापुरुषों को इतना मान सम्मान, इस विशेषतया महात्माओं को तो कम मिला है। और अब हमारे तीर्थ स्थलों को और हमारी संस्कृति के जो भी चिन्ह हैं उनको थोड़ा मान मिल रहा है। देखिए, लोग देखते हैं आपका रिएक्शन बड़ा क्विक होता है, इधर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उधर अपने गाना बना दिया। हमारी सेना का उसमें शौर्य, हमारे भारतवासियों का गौरव, वैभव, और जितनी भी हमारे देश की जो ग्लोरी है उसको हमने गाया है, और ये गाने की ज़रूरत है। वो भी महाकुंभ जब हुआ तो भी आपने बड़ा जल्दी से गाना बना दिया था महाकुंभ पर। अब देखिए, जो प्रोजेक्ट हमें मिलते हैं और जिसके लिए फीस मिलती है वो तो कायदा बोलता है, उसमें तो कर देना चाहिए काम। और दिल्ली विधानसभा के चुनाव जब बीजेपी जीती थी
तो भी आपने गाना बना दिया था कि आपदा का अंत है। जी क्या हुआ है कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब आप दिल्ली के होते हैं और दिल्ली की दुर्दशा भी देखी, दिल्ली की अच्छी दशा भी देखी, तो कुछ बातें होती हैं जब हृदय से निकलती हैं। और कलाकार का ये कर्तव्य है कि वो सिर्फ एक ही तरह का कुछ ना करे, समसामयिक विषयों पर अपने विचार बताए। और कलाकार का मतलब है सिर्फ मनोरंजन करना नहीं बल्कि जगाना, अलख जगाना। 2011 में आप केजरीवाल की तारीफ में गाना गा रहे थे, यही राग गूंजेगा। हाँ, वो उनकी तारीफ में नहीं गाया था साहब, वो अन्ना हजारे जी के लिए गाया था हमने, और वो हमारे विचार अभी भी हैं। अंबर तक यही नाद गूंजेगा, ये हमने अन्ना हजारे जी के लिए गाया था। तब हम जानते भी नहीं थे, ये जो नाम लिया आप ही आपने, इनको जानते भी नहीं थे। लेकिन 2017 में आपने कमाल किया। 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, तो आपने एक गाना गाया मायावती जी के लिए जिसमें उनको साक्षात देवी बताया। दूसरा गाया अखिलेश जी के लिए जिसमें उनको धड़क धड़क अखिलेश बताया। और तीसरा योगी आदित्यनाथ के लिए कहा गुंडा राज से मुक्ति दिलाने वाले योगी। यानी एक कलाकार ने तीनों को सपोर्ट कर दिया। तो सर जो कमल भी खिला दिया, साइकिल भी चला दी और हाथी पे भी चढ़ गए। और कांग्रेस का भी गाया था सर। अच्छा, हाँ, तो चारों के गाए थे। इत्तेफाक से क्या हुआ है, ये रिलीज एक टाइम पे हुए, गाए अलग अलग समय पे हैं। तो ये जो पहला नाम आपने लिया, उनका हमने शायद हमारे करियर के बिगिनिंग में ही गवा लिया था उन्होंने। तो उस वक्त तो हमको हर मनुष्य देवी और देवता ही नजर आता था। बिगिनिंग तो ऐसी ही होती है साहब, धीरे धीरे आपकी प्रज्ञा जागती है और आपके अंदर ये समझ भी बढ़ती है कि क्या काम करना है और किस तरह से करना है, कितने उसमें करना है दायरे में। उसके बाद जब ये सड़क सड़क गाया था, ये 2013 या 12 में ही गा दिया था जी, सड़क सड़क भी, धड़क धड़क सड़क सड़क। और उसके बाद अचानक फिर ये जो बाद में जो योगी जी और ये सब आए, तो इन्होंने क्या किया कि रिलीज करने का टाइमिंग सबने अपनी फिल्में एक साथ रिलीज कर दी। तो ऐसा लगा अरे इस गायक ने चारों के लिए गा रखे हैं गाने। ये हुआ, अलग अलग टाइम के वो हैं सर प्रयोग। मोदी जी का 75th बर्थडे आने वाला है, तो क्या आपने उनके लिए भी कोई गाना कंपोज किया है? 2017 में हम लोगों का एक शो था अहमदाबाद में, और शो करा रहे थे इस वक्त के जो होम मिनिस्टर हैं अहमदाबाद अपने गुजरात के, हर्ष सांघवी जी। हाँ। तो वो 67th बर्थडे था तब प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने 67 फीट का केक बना के और सब चीज़ें बड़े भव्य ढंग से ये हो रहा था। हमारा कॉन्सर्ट था वहाँ। तो अचानक एक गाना चल रहा था, हैप्पी बर्थडे टू यू सुनीता। तो तब एक हृदय में बात आई कि बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये गाना जन्मदिन का ये एक फिल्मी गाना बन गया। उसके बाद से इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि किसी भी गायक ने, किसी कलाकार ने कोई जन्मदिन का बिना फिल्म वाला गाना कोई बनाया हो। तो हमने साहब के 70वें जन्मदिन पर यह गाना बनाया था, जन्मदिन का शुभ जन्मदिन, और साहब ने इसके लिए ट्वीट भी किया था। तो ये हाँ बन चुका है उनके लिए गाना, आप सुनिएगा। वो संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। और अब 7 जुलाई को आपका बर्थडे आने वाला है सर, तो उस दिन के लिए कोई गाना लिखा है? सर रजत जी, मैं बाल्यावस्था से थोड़े बहुत टाइम अगर जन्मदिन की कभी खुशियाँ देखी तो यज्ञ हवन और लड्डू बांटते हुए देखिए, तो हमने बांटना देखा, बुझाना कभी देखा नहीं। अब जब हम मुंबई गए तो इंडियन आइडल में हम जज थे 2008 तो 2009 में, तो वहाँ हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया लोगों ने। पहली बार समझ आया कि अचानक सरप्राइज़ दे के उन्होंने केक ला दिया और बत्ती ऐसे कैंडल बोले बुझाओ काटो, तो वो सब वहाँ नाटक सारे कर लिए जितने भी थे। फिर उसी हृदय से मन में ये बात आई थी कि नहीं, हमको अपनी ही संस्कृति में रहना है,
तो अब हम अपना बर्थडे बनाते हैं, नए टैलेंट को लॉन्च करते हैं। भारत में गायक ने कभी गायक लॉन्च नहीं किए, लेकिन हम क्योंकि थोड़े पगले हैं, थोड़े उन्मत्त हैं, तो हम अपने जन्मदिन पर पूरे भारत से पंडित जी पहले तलाशते हैं, फिर उन्हें तराशते हैं, फिर उनकी ग्रूमिंग करते हैं। हम ये करते हैं अपने जन्मदिन पर, नई उड़ान नाम का ये हम एक कार्यक्रम करते हैं रजत जी। बहुत बड़ा भव्य ऑडिटोरियम हायर करते हैं। कभी कभी तो स्पॉन्सर मिलते नहीं हैं, जैसे इस साल नहीं मिले, तो अपनी जेब से 50-60 लाख रुपया लगाते हैं जी। और रजत जी जैसे, पंडित जी जैसे बड़े लोगों को बुलाते हैं एज ए चीफ गेस्ट। कभी कभी कोई मिनिस्टर को बुला लेते हैं, जो भी अवेलेबल हो जाएं, जिनका भी प्रेम मिल जाए, और कुछ सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं जो अवेलेबल होते हैं। जब कोई नया गायक, कोई नया स्टूडेंट संगीत का अपने माता पिता के साथ बैठता है, उनके ऑडियंस में माता पिता बैठते हैं और मंच पे आता है, उसके लिए कितना बड़ा ये मौका है कि उसको सुनने के लिए पद्मश्री प्रसून जोशी जी आए हुए हैं, अनुपम खेर आए हुए हैं, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी आए, हमारे पद्मश्री रजत शर्मा जी आए हुए हैं। जब ये वाले ऐसे वाले दृश्य देखते हैं तो उनके अंदर का जो मन है वो आत्मविश्वास से और भर जाता है। तो ये हम करते हैं प्रति जन्मदिन पर। इस बार भी नई उड़ान का 9वां वर्ष है। चलिए, बड़ा अच्छा काम आप करते हैं। सब लोग अपना बर्थडे ऐसे मनाएं तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इसको सपोर्ट कैसे करते हैं, देखिए कुदरत ने, भगवान ने, कहते हैं जब आप एक कदम बढ़ते हैं अच्छाई की ओर तो मेरे दाता 100 कदम आपका रास्ता प्रशस्त करते हैं। कैसे? हमारा अपना स्टूडियो है, हमारी अपनी रिकॉर्ड कंपनी है कैलासा रिकॉर्ड्स, हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस है, हम पूरा शो प्रोड्यूस करते हैं, पूरे वीडियोस प्रोड्यूस करते हैं और अग्रीमेंट किसी से करते नहीं। और गाइड भी यही करते हैं कि भैया आगे ठगों की बस्ती है, आगे ठगों की बस्ती है, चुपचाप ठगे जाना, वहाँ डायन डस्ती है, खुद आप ढसे जाना, चाल चल मोहब्बतियाँ, अरे ओ उल्फतियाँ। तो आगे ठगों की बस्ती है भैया, चुपचाप ठगे जाना। चलिए, बड़े अच्छे। एक दो सवाल और ले सकते हैं। हाँ, मैंने सुना है योगी जी की एक मूवी बन रही है और उनका रोल आप प्ले करने वाले हैं, क्या ये सच है? वैसे सर आप थोड़े थोड़े उनके जैसे दिखते भी हैं। हाँ, हो क्या रहा है कि एक बार ना हम लोग एक शो कर रहे थे जिसमें मिक्का और हम साथ में को-जज थे। तो मिक्का पीछे पड़ा हुआ था मेरे कि मैं योगी जी पे फिल्म बनाऊंगा और आपको टकला करना है, मुझे योगी जी का रोल आप करेंगे। तो ये मस्ती चल रही थी, तो किसी ने वो छाप दिया और फिर ये छाप दिया तो योगी जी तक बात पहुंची। तो योगी जी तक बात पहुंची तो कई लोगों ने बताया कि हाँ, ही लुक्स लाइक योगी जी इज़ ब्रदर ओनली। अगर वो सर मुंडा लें हम तो कभी कभी ऐसा बताते हैं कुछ लोग। सर, आपने इतनी मेहनत करके, इतने संघर्ष करके अपने जीवन में इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया, तो आने वाली पीढ़ी को आप 2 पंक्तियों में अगर गाकर या किसी भी रूप में अपना पैगाम देना चाहेंगे तो क्या देंगे? क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी बहुत सारी है जो यहाँ पर बैठी है। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। हम लोग 4 साल पहले करगिल गए थे, 3-4 साल पहले, और करगिल में हम 26 जुलाई जो करगिल दिवस जिस दिन को हम मनाते हैं तब गए। तो वहाँ पर असम राइफल का एक यंग ऑफिसर मिला, उसकी टाइगर हिल पर बीट थी, चौकी। वो जब अपने बेस से चलता था तो एक कान में उसका हेडफोन लगा हुआ है और ये गाना सुन रहा, तेरी दीवानी। देखिए, उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से,
उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता खंदक और खदानों से, उन्नतिशील देश होता है उन्नतिशील नौजवानों से। जिस देश के नौजवानों में इस देश के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारी कल्चर के प्रति, हमारी भाषा के प्रति, हमारी सभ्यता के प्रति श्रद्धा होगी, समर्पण होगा, उस देश की बात कुछ अलग होती है। मैं बार बार यही बोलता हूं, जब आपको मौका मिले, जब आपको उत्तरदायित्व मिले, तब आप कुछ ऐसा कर जाएं जो इतिहास रच दे, वरना कितने आए कितने निकल लिए पता भी नहीं लगता। यह है मेरा संदेश युवाओं के लिए। कैलाश जी, इस अच्छे संदेश के साथ हम एक ब्रेक ले सकते हैं और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज पंडित साजन मिश्रा का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया पद्मश्री से सम्मानित जाने माने गायक कैलाश खेर पर। कैलाश खेर ने हर सवाल का जवाब दिया, सुरीले जवाब दिए, कभी कविता में, कभी गाकर और कभी पूरे इमोशन के साथ। उन्होंने किसी सवाल को टालने की कोशिश नहीं की। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज पंडित साजन मिश्रा के फैसले का। कैलाश जी, आप एक हमारे हिंदुस्तान के गायकों में, आपके जो क्षेत्र है, आपके गायन क्षेत्र में आप अकेले हैं। इस तरीके का अपने गाने का विस्तार दिया है आपने, और आपको शब्दों की जानकारी, और मुझे लगता है कि आप बहुत अध्ययन करते हैं। उस अध्ययन का नतीजा और आत्मीयता, जो आपके शब्दों में आत्मीयता आता है, उसमें निश्चित रूप से आपके साथ परमात्मा विराजता है। जैसा कि आप शिव भक्त हैं और आप जो भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो ऐसे धारा प्रवाह आपके मुख से निकल रहा है, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। और आपकी दीवानगी, आपके यहाँ चाहने वाले लोग वो दिख रहे हैं कि आपकी दीवानगी कितनी है। और ईश्वर से मेरी यही इल्तिजा है, कामना है कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और हिंदुस्तान के एक अलग तरह का फोक आपने जो प्रचलित किया है वो पूरे दुनिया में वो डंके की चोट पे लोग सुने। और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि कैलाश खेर इसी तरह से दुनिया भर में लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे, एक ऐसा संगीत लोगों को देते रहेंगे जिससे लोगों की भावनाएं जागृत हों, लोगों के मन में देश प्रेम जागे, भक्ति जागे। हम आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।